हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। अभी हमारा 3 सेशन आ चुका है यूट्यूब पे, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। पीटी 365 हम कवर कर रहे हैं और आज ये हमारा चौथा सेशन होगा, चौथा लेक्चर होगा और इसमें हम राजकोषीय संघवाद के बारे में चर्चा करेंगे। बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको इससे पहले गाइडेंस दे देता हूँ कि मतलब जो लोग भी अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे जिनको समझ में आएगा, और जिनको भी कुछ डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे राजकोषीय संघवाद, जिसमें सुर्खियों में क्या था तो आरबीआई के जो है पूर्व गवर्नर दुवरी सुराव है ना, दुवरी सुराव ने जो है भारत के राजकोषीय संघवाद के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया था, है ना। तो भारत के राजकोषीय संघवाद को परिभाषित करने के संवैधानिक प्रावधान भी हैं, जिसमें प्रावधान कई हैं और विवरण कई हैं। प्रावधान अनुसूची देखिए, 7वीं अनुसूची है, राजस्व वितरण है, जीएसटी वितरण है, संघ द्वारा जो अधिरोपित और एकत्र किए गए कर होंगे वो होंगे, सहायता अनुदान होगा, इसके अलावा उधार ऋण संघ होगा, है ना, जो संघ से आएगा ये, और राज्य जो है उधार ऋण राज्य से भी होगा। हम इसमें देखेंगे विवरण में। तो 7वीं अनुसूची में जो है संघ और राज्य के बीच ना कर जो लिया जाता है उसके आधारों का निर्धारण किया जाएगा कि कितना कर जो है केंद्र देगा, कितना जो है राज्य देगा लेगा, है ना, उसका निर्धारण करेंगे। अनुच्छेद यह 246 में आता है। इसके अलावा राजस्व का वितरण में देखेंगे वे कर जो पूरी तरह से जो है राज्यों को जो है सौंपे गए हैं। अब ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से कर हैं जिनको जो है राज्यों को सौंप दिए गए हैं। कौन कौन से कर है जिनको राज्य वसूली करता है ना। और तो ये इसको जो है अनुच्छेद 269 में रखा गया है। इसके अलावा जीएसटी वितरण है वो केंद्र और राज्यों के बीच जो है वितरित हुआ है, अनुच्छेद 269 का ए में है। और वित्त आयोग हम देखेंगे संघ द्वारा आरोपित जो एकत्र किए गए कर होंगे उसमें जो है वित्त आयोग की जो है सिफारिशों पर संघ और जो है राज्यों के बीच जो वितरित होगा वो जो है आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो है 270 में रखा जाएगा। इसके अलावा सहायता अनुदान की भी बात की गई है। तो सहायता अनुदान में केंद्र द्वारा राज्यों को प्रदान किया जाता है ना। जो केंद्र है वो जो है राज्यों को अनुदान देते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी मदद करते हैं। तो इसको जो है आर्टिकल 275 में रखा गया है। इसके अलावा उधार ऋण संघ, इससे जो है केंद्र सरकार देश के जो है भीतर या बाहर से उधार ले सकती है, इसको अनुच्छेद 292 में रखा गया है। और उधार ऋण राज्य जो है इसको जो है राज्य सरकार भारत के जो है भीतर उधार ले सकती है, इसको अनुच्छेद जो है 293 में रखा गया है। हस्तांतरण का जो बात कहा गया है ना उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा थोड़ा सा कट रहा है तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे। हाँ ठीक, तो हस्तांतरण का देख लेंगे हम। तो इसमें कहा जा रहा है जस्ट वेट, हस्तांतरण के आधार में बताया गया है कि 15वें जो है वित्त आयोग की सिफारिश जो है उसके आधार पे कि जो इसको जो है ना हस्तांतरण जो है ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण होगा, है ना, और क्षैतिज हस्तांतरण होगा। 2 तरीके से हस्तांतरण किया जाएगा। तो उसमें बताया गया है ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण में जो है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अभी 16वां वित्त आयोग की सिफारिश हुई थी और आ गया है। ठीक है, अभी ये 15वें वित्त आयोग की बात कही गई है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो है विभाज्य पूल से राज्यों की हिस्सेदारी वर्तमान में जो है ना 41% है। और क्षैतिज हस्तांतरण में ये कहा गया है
किया जो विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों को आवंटित हिस्से से राज्यों के बीच वितरण को संदर्भित करता है, जिसको 15वें वित्त आयोग के जो है अनुसार निर्धारण मानदंड को और उसका भार इस प्रकार है, जैसे आय अंतर, इनकम डिस्टेंस 45%, क्षेत्रफल 15%, जनसंख्या 2011 15%, जनसंख्या है ना, जो जनसांख्यिकीय प्रदर्शन है उसको जो है लिया गया 12.5%। वन पारिस्थितिकी का कहा गया है तो ये जो है 10%, तथा जो है करवार राजकोषीय प्रयास जो है 2.5%। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे शिक्षा का बात कहा गया है। तो शिक्षा में भी राज्यों को अनुदान वगैरह मिलता है। तो इसमें कहा गया शैक्षणिक परिणामों में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है 2022-23 में 2025-26 तक 48 करोड़ रुपए है ना, 4,800 करोड़ रुपए, 4800 करोड़ रुपए, और प्रति वर्ष के हिसाब से मतलब 1200 करोड़ रुपए दिया दिया गया था। अभी तक जो है इनको 4,800 करोड़ रुपए दिया जा चुका है कि अनुदान की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो सिफारिश की गई है। इसके अलावा कृषि का देखेंगे। कृषि में करा कृषि सुधारों को कानून है ना, कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों हेतु 45,000 करोड़ का जो है प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में रखने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा कुल जो है 2021 से 2026 की अवधि के दौरान राज्यों को कुल हस्तांतरण विभाज्य कोष का जो है लगभग 50.9% रहने का अनुमान बताया गया है। वित्त आयोग के बारे में देखेंगे तो इसमें कह रहा है यह एक जो है संवैधानिक निकाय है। इसका गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। कार्य जो है केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के संबंध में सिफारिश करता है। यह बंटवारा जो है विभाज्य पुल से किया जाता है, जिसमें जो है अधिभार और उपकर को छोड़कर सभी केंद्रीय कर शामिल होते हैं। संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना इसका काम होता है। हम देखेंगे राज्य के राजस्व के स्रोत। इसमें जो है गैर कर राजस्व है, कर राजस्व है, पहले कर राजस्व, गैर कर राजस्व और संघ सरकार से जो अनुदान है उनको तीनों को देखेंगे हम। तो जो कर है उसको हम राज्य का अपना कर राजस्व होता है वो, प्लस जो केंद्र से कर वो हस्तांतरण होता है, केंद्र जो उनको देती है वो। अब राज्य जो अपना कर होता है उसको आय पे वो कर लेता है, प्लस जो संपत्ति और पूंजीगत लेन देन पर कर होता है उससे उसको कर मिलता है। और केंद्र के हस्तांतरण से जैसे वस्तुओं और जो सेवाओं पर कर लगता है वो है ना, उसको जो है राजस्व कर के सूची में कर राजस्व में रखते हैं। इसके अलावा जो गैर कर राजस्व है उसमें जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से लाभांश और जो लाभ होते हैं वो, और प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो शुल्क होता है उसमें से। संघ सरकार से अनुदान, तो आपदा राहत अनुदान और स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, राजस्व घाटा अनुदान, तीनों। ठीक है, अब हम देखेंगे अंतर्राज्यीय जो जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में देखेंगे तो सुर्खियों में क्यों था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई बारी जो है जो नदियाँ हमारी हैं पीने का जो सोर्स है और वाटर का, वहाँ तो यहाँ से बहुत सारा सोर्स होता है, नदियाँ ही हमारे यहाँ पानी पीने के जो है सोर्स में आती हैं, है ना। तो अक्सर जो है राज्यों के बीच में ये विवाद का कारण बना रहता है कि इस नदी का पानी हमारा है तो इसका ये है ना, तो इस टाइप से था। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में आया था। इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार ने जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जो है जल बंटवारा विवाद का समाधान के लिए गठित जो है ना रावी और ब्यास जल अधिकरण के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। यह अधिकरण जो है 1986 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत जो है गठित किया गया।
अंतर्राज्यीय जल विवाद समाधान के लिए ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि संविधान का जो है अनुच्छेद 262, जिसमें जो है संसद की शक्ति होगी, अंतर्राज्यीय जल विवादों का जो है न्याय निर्णयन होगा और न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का ये अपवर्जन है ना। इसमें जो है कहा गया था अंतर्राज्यीय जल विवादों का जो न्याय निर्णयन है उसमें एक नदी बोर्ड अधिनियम 1956 जो पहले से चला रहा था उसी के हिसाब से ये सारा चीज़ बनाया जाता है, नियम कानून। और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम जो है 1956 का ही कहा गया है। इसके तहत जो है नदी बोर्ड की स्थापना की जाती है और इसके तहत जो है अधिकरण की स्थापना की जाती है। और इसके तहत जो नदी बोर्ड की स्थापना की जाती है नदी बोर्ड की, उसमें जो है राज्य सरकार के साथ परामर्श होता है। और इसके जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 है, इसके तहत जो अधिकरण का स्थापना है इसमें जो है राज्य से अनुरोध होता है ना। अब जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची की जो है प्रविष्टि 56 और राज्य सूची की जो प्रविष्टि 17 दोनों को देखेंगे। उसमें राज्य सूची में जो है जलापूर्ति, सिंचाई आदि होता है और सूची 1 की जो प्रविष्टि ना 56 के अधीन होती है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय नदियों का जो विनियमन और विकास इसको देखा जाता है संघ की सूची प्रविष्टि जो है 56 में। हम देखेंगे आगे है ना कि कह रहा है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट है ना, डिस्ट्रीब्यूट, तो उसी के समाधान हेतु जो है किए गए अन्य उपाय भी हैं। जैसे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के विधेयक जो है 2019, अंतर्राज्यीय विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए विवाद समाधान समिति का निर्माण किया जाएगा। बहुपीठों वाले जो है एकल अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसका निर्णय पूरा करने के लिए एक सख्त समय सीमा भी बनाया जाएगा कि इतने समय सीमा में आपको ये काम खत्म करना है। प्रत्येक नदी बेसिन के लिए एक केंद्रीय स्तर पर डेटा बैंक भी बनाया जाएगा है ना। ये समाधान के लिए उपाय है। इसके अलावा ड्राफ्ट नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक 2018 है, जिसमें उद्देश्य इसका ये है कि यह विधेयक जो है भागीदारी, सहयोग, जल के न्याय संगत और सतत उपयोग, एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन आदि के सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण का जो है प्रस्ताव करता है। नदी बेसिन मास्टर प्लान का निर्माण, नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना में जो है इसका उद्देश्य जल अधिशेष क्षेत्र से जो है जल की कमी वाले क्षेत्र में जल स्थानांतरित करना और इससे जो अंतर्राज्यीय जल विवादों में संभावित रूप से कमी आएगी। नोट इसमें कहा गया है कि जैसे यद्यपि उच्चतम न्यायालय जो है ना मूल विवाद का सही फैसला नहीं कर सकता है, लेकिन वह जो है अधिकरण के निर्णयों की व्याख्या कर सकता है ना। जो मतलब मामले आएंगे उसका जो है विवाद का जो तो फैसला नहीं कर सकता कि वो क्या चीज़ इसमें होना चाहिए, लेकिन उस पर ना एक ट्रिब्यूनल तरीके से उस पर जो है ना निर्णय की व्याख्या कर सकता है कि इस तरीके से ये होना चाहिए। और यदि जो है आवश्यकता हो तो वह पक्षकारों को आगे के जो है स्पष्टीकरण के लिए ना वापस अधिकरण के पास जो है भेज सकता है। अब हम आगे देखेंगे महत्वपूर्ण कानून विधेयक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या आगे ये सुर्खियों में क्या हुआ था, तो हाल ही में जो है ना केंद्र सरकार जो है ना डिजिटल डेटा है ना डीपी मतलब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, इसमें कहा गया केंद्र सरकार ने जो है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बड़े हिस्से को जो है अधिसूचित किया है। इसके साथ ही डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 भी जो है अधिसूचित किए गए हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में कहा गया है, यह अधिनियम जो है ना डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग को नियंत्रित करने के लिए
बनाया गया है। इसका उद्देश्य जो है लोगों के डेटा की सुरक्षा के अधिकार को जो है सुनिश्चित करेगा, है ना, सुनिश्चित करना इसका काम है। और यह अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा इस प्रकार करता है, जैसे इसमें हम पॉइंट वाइज देख लेंगे, ठीक है। जैसे ये कैसे करता था, डेटा फिड्यूशियरी के तरीके से और डेटा प्रिंसिपल के आधार पे और डेटा जो है वित्तीय दंड के आधार पे। तो डेटा फिड्यूशियरी इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है ना डेटा प्रोसेस करने वाले व्यक्ति, कंपनी और सरकारी संस्थाओं के तरीके से होता है। तो डेटा फिड्यूशियरी की जिम्मेदारियाँ होती है कि डेटा प्रोसेसिंग में जो है ना डेटा का संग्रह, भंडारण और अन्य सभी कार्य शामिल हैं। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य, डेटा प्रिंसिपल वह व्यक्ति होता है जिससे जो है संबंधित डेटा होता है। वित्तीय दंड का बात कर रहा है, अधिकारों, कर्तव्य और जिम्मेदारियों के उल्लंघन पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान होता है इस प्रावधान में ना। इसके अलावा अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान है वो बताए गए हैं, जैसे इसकी विशिष्टताएं बताई गई हैं और विवरण बताया है। लागू होना, जैसे इसमें बताया गया है भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग जहां जो है निम्नलिखित रूप में डेटा एकत्र किया जाता है, डिजिटल रूप में या जो है गैर डिजिटल रूप में, इसके बाद जो है डिजिटल रूप में दिया जाता है। भारत के लोगों के डेटा को भारत के बाहर प्रोसेसिंग करना, यदि जो है ना ये डेटा जो है भारत में वस्तुओं या सेवाओं के वितरण के लिए प्राप्त की जाती हैं, यह कानून निम्नलिखित पर जो है लागू नहीं होता है। व्यक्तिगत या जो है निजी उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करना, व्यक्तिगत डेटा जिसे जो है निम्नलिखित द्वारा सार्वजनिक रूप से जो है उपलब्ध कराया गया है या एकत्र किया गया है। डेटा प्रिंसिपल जिससे जो है व्यक्तिगत डेटा संबंधित है या कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से जो है उपलब्ध कराने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है ना। अब देखेंगे हम सहमति कह रहा है इसमें, जैसे डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस किया जाता है ना, प्रोसेस किया जा सकता है। अब वो भी जो है केवल वैध उद्देश्य के लिए। हालांकि डेटा प्रिंसिपल को किसी भी समय पूर्व में दी गई अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है। ऐसे मामले जिनमें जो है सरकार की ओर से कोई लाभ या सेवा प्रदान की जा रही हो या चिकित्सा आपात जैसी स्थिति आ जाए तो जो है वैध उपयोग के लिए डेटा प्रिंसिपल की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। किसी बालक या दिव्यांगजन के मामले में जो है ना उसके माता पिता, कानूनी संरक्षक द्वारा जो है सहमति प्रदान की जाएगी। हम देखेंगे भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के बारे में, है ना। तो इस कानून में जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है DPBI के जो है गठन का प्रावधान किया गया है और बोर्ड के जो प्रमुख कार्य होंगे उनके बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि नियमों के अनुपालन की निगरानी करना, है ना, और उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाना। डेटा उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए डेटा फिड्यूशियरी को निर्देश देना। प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना। बोर्ड के सदस्यों को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे जो है फिर से नियुक्ति के जो है पात्र होंगे, है ना। अब DPBI के किस निर्णय के खिलाफ जो है दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण से में अपील की जा सकेगी। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य के बारे में बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि डेटा प्रिंसिपल के पास ना कई अधिकार होंगे, जिसमें से बताए गए हैं कि अपने डेटा की प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत डेटा के में जो संशोधन करने और उसे हटाने की मांग करना। एक डेटा प्रिंसिपल को डेटा फिड्यूशियरी के पास जो है शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा, है ना। ये सब देख लेना, सब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, ये जैसे बच्चों का जो डेटा संरक्षण उसमें कहा गया है कि यह जो है बच्चों के कल्याण के लिए हानिकारक डेटा प्रसंस्करण की प्रतिबंधित करता है। यह बच्चों की ट्रैकिंग, व्यवहारिक निगरानी और उन पर जो है लक्षित विज्ञापनों के उपयोग पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। सीमा पार डेटा हस्तांतरण का मतलब सरकार द्वारा प्रतिबंधित जो देश हैं उन देशों को जो है छोड़कर अन्य देशों में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का जो है हस्तांतरण से
स्थानांतरण का जो है अनुमत है ना। जैसे अभी मान लो यहाँ के जो लोग हम लोग फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, अब उसमें हमारा सारा प्राइवेसी रहता है ना, सब हम लोग अलाउ करके कोई ऐप डाउनलोड किया अलाउ करते चले जाते हैं, तो सारा कुछ डेटा हमारे सारे लोगों के पास है। तभी तो हम जब फ़ोन चलाते हैं हमारे मन में चल रहा है कि हमें एक जो है बुक खरीदना है, तो वो उस बुक का फ़ोटो आने लगता है। आपके मन में है कि मुझे एक जो है जूता लेना है, तो जूते का फ़ोटो आने लगेगा, ये जूता ले लो। ये परफ्यूम का है, परफ्यूम आने लगेगा, है ना। तो इस तरीके का उनको डेटा शेयर होता रहता है। दंड का प्रावधान का बात कहा है कि बच्चों से जो संबंधित उल्लंघनों के लिए अधिकतम जो है 200 करोड़ तक का जुर्माना, और डेटा उल्लंघन को रोकने में जो है विफल रहने पर अधिकतम जो है 250 करोड़ का तक का जो है जुर्माना होगा कंपनियों के ऊपर। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण है ना नियम जो है उसके बारे में बताया गया। इसका कार्यान्वयन सीमा जो है, समय सीमा जो है, संगठनों को अपनी प्रणालियों को अनुकूलित करने और जो है उत्तरदायी डेटा प्रथाएं अपनाने के लिए 18 माह की जो है चरणबद्ध अनुपालन अवधि। नियमों का जो प्रमुख प्रावधान है उसके बारे में डेटा फिड्यूसरी पर दायित्व है कि स्वतंत्र सहमति सूचना जारी करना स्पष्ट और सरल हो। व्यक्तिगत डेटा का मदवार विवरण और विशिष्ट उद्देश्य बताइए तथा जो है वह माध्यम बताइए जिससे जो है डेटा प्रिंसिपल सहमति वापस ले सके। व्यक्तिगत डेटा मिटाना, यदि जो है निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए डेटा आवश्यक नहीं हो जब तक कि विधिक रूप से जो है रखना अनिवार्य न हो। व्यक्तिगत डेटा एवं प्रोसेसिंग से संबंधित अन्य लक्ष्य को प्रोसेसिंग की तिथि से जो है न्यूनतम 1 वर्ष तक रखा जाएगा, जब तक जो है विधि अधिसूचना द्वारा अधिक अवधि अनिवार्य न हो। व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की सूचना जारी करना, सभी जो है प्रभावित व्यक्तियों को बिना देरी सूचित करना। क्या हुआ, मतलब संभावित प्रभाव और समाधान के कदम बताना। ठीक है। नामित अधिकारी, डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी का जो है व्यावसायिक संपर्क विवरण प्रकाशित कराना, मतलब जो है इसमें कहा गया वेबसाइट या ऐप या ताकि जो है ना ऐप पर, ताकि जो है व्यक्तिगत डेटा से जो है जुड़े जो प्रश्न होंगे ना वो आप वहां से पूछ सकते हैं, और 90 दिन के भीतर अनिवार्य प्रक्रिया उनकी होगी कि वो इसका जो है ना चीज़ें का जो है हल करें और मिटाने से जुड़े जो संभवी अनुरोध है उस संबंधित। और बच्चों के डेटा का विशेष जो संरक्षण, इसमें बच्चों के जो व्यक्तिगत डेटा के जो है ना प्रोसेसिंग से जो है पहले अभिभावक या जो संरक्षक होंगे, जैसे हमारा लड़का है तो हम उसको सत्यापन करेंगे, हमको सहमति देंगे वो। स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चे की जो है वास्तविक समय सुरक्षा का जो है संरक्षण जैसे जो है आवश्यक उद्देश्यों के लिए जो है सहमति और छूट दिया जाएगा। भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड का बात कहा गया तो इसमें 4 सदस्यों से जो है युक्त होगा। समर्पित पोर्टल और मोबाइल ऐप जिससे जो है नागरिक शिकायत दर्ज कर सकें और जो है ट्रैक कर सकें। अन्य प्रावधान के बारे में बात करें तो DPDP, इसमें जो कहा अधिनियम 2023 की धारा जो है 44 है ना 44(3), RTI अधिनियम की धारा जो है 8(1)J में जो है संशोधन करती है, जिसके तहत जो है व्यक्तिगत जानकारी से जो है संबंधित सूचना के प्रकटीकरण को छूट दी गई है। व्यक्तिगत जानकारी की स्पष्ट परिभाषा और जो है व्यापक छूट सार्वजनिक प्राधिकरणों को अधिक विवेकाधिकार प्रदान करता है, जिससे जो है सूचना देने या जो है ना देने का जो है निर्णय उनके हाथ में चला जाता है। महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी, जिसमें जो है बढ़े हुए दायित्व, अनिवार्य अवधिक डेटा संरक्षण, प्रभाव आकलन, DPIA प्रत्येक जो है ना 12 माह में स्वतंत्र ऑडिट करता है वो। और कंसर्न मैनेजर्स जो होते हैं भारत आधारित कंपनियां होंगी इसमें, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष संरक्षण भी मिलेगा। इसमें कहा गया है कि यदि वे कानूनी निर्णय लेने में सक्षम ना होते हैं तो। ठीक है। अब देखेंगे आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम। तो सुर्खियों में क्यों है, तो देश के जो है 3 जो है ना नए आपराधिक कानून जो है 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, जिन्हें जो है
अब 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, जिसमें जो है यह भारतीय दंड संहिता IPC जो है 1860 की जगह जो है लागू की गई है। भारतीय दंड संहिता अपराध में जो है आपराधिक मामलों पर जो है प्रमुख कानून था। पहले जो है पहलू इसमें और मुख्य बिंदु देखेंगे तो इसमें जो पृष्ठभूमि इसकी है मुख्य जो उसमें देखेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 से पहले भारतीय दंडिक कानूनों में जो है संसदीय चार्टर व जो अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियमन, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि से संबंधित नियम कानून लागू इसमें जो है शामिल होते हैं। थॉमस बेबिंगटन मैकाले के अधीन जो है दंड संहिता का मसौदा तैयार किया जाता है। 1857 के विद्रोह का भारतीय दंड संहिता तथा जो है 1860 के अधिनियमित किया गया था, है ना। दंड के बारे में बताया गया तो छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा कराने का जो है प्रावधान होगा। इसके अलावा यौन अपराध का बात किया गया तो इसमें जो है 16 वर्ष से जो है ना 18 वर्ष की जो आयु की महिलाएं होंगी, महिलाओं से अगर सामूहिक बलात्कार के कृत्य को जो है नाबालिग के साथ बलात्कार माना जाएगा। और इसमें जो है छल कपट धोखे से या जो है झूठे वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध माना जाएगा। हम देखेंगे राजद्रोह की जो है जगह नया कानून धारा 152, जिसमें कहा गया इस संहिता के में जो है ना राजद्रोह IPC की धारा 124A से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके बजाय यह निम्नलिखित हेतु जो है ना दंड प्रावधान करता है, जिसमें अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देना या जो है बढ़ावा देने का प्रयास करना, अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत की संप्रभुता या एकता अखंडता को खतरे में डालना। अब देखेंगे इसमें संगठित अपराध के बारे में कहा है कि जैसे यह संहिता जो है ना संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है। जैसे निरंतर गैर कानूनी आप गतिविधि कर रहे हो, जैसे उसमें अपहरण हो गया, जबरन वसूली कर रहे हो किसी से, साइबर अपराध कर रहे हो, तो इसमें भी आपको छूट नहीं मिलेगा, है ना। तत्काल जो है कार्रवाई होगी आपके ऊपर। सामूहिक आधारित हिंसा के बारे में बात कह रहा है तो सामूहिक आधारित कई हिंसा भी होते हैं, जैसे नस्ल के आधार पर होता है, जाति या समुदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर हत्या करने की और गंभीर चोट पहुंचाने की जो है ना कोशिश होती है। तो इसमें जो अपराध के दोषी माने जाएंगे जो लोग ऐसा करेंगे। हत्या के मामले में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में 7 वर्ष तक का कारावास या जो है जुर्माना दोनों हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।